नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जस्ट अभी 24 मार्च को हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी गया ज़िला में मास्टर ट्रेनर्स की। उस ट्रेनिंग के बाद यह वीडियो फिर से मैं बना रहा हूं ताकि जो इसके पूर्व के वीडियो में जो थोड़ी कमी रह गई थी उसको मैं यहाँ पर पूरा कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आप लोग से निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलिए, तो आज जो हम लोग बात करेंगे कैसे ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों की बात की गई और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हालांकि इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे वह हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो आपको भरना है, 17 प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं। आपको एक प्रपत्र मिलेगा और उस प्रपत्र में उसका एक सीरियल नंबर भी होगा जिसको आपको बहुत ही संभाल करके उसको फिलअप करना है। किसी प्रकार की कोई गलती उसमें न हो, इस बात को आप भली भांति सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, काले पेन का यूज करना है। इसके अतिरिक्त जो भी आप गणना करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी गणना जो डेटा उसमें फिटअप किया जा रहा है वह पूरी तरह सत्य है। और इस बात की घोषणा आप परिवार के मुखिया को कोई भी डाटा भरने से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लें। उनको यह बता दें कि जो डाटा आप यहाँ पर देंगे उसकी आपको घोषणा करनी है। उनसे उनका सिग्नेचर नीचे जो है प्रपत्र में आपको मिलेगा, वहाँ पे साइन करना है। और यह स्पष्ट बता दें कि इस सूची में जितने भी सदस्यों का नाम दिया गया है उसकी गणना कहीं और दूसरे जगह नहीं कराई गई है। यह काम निश्चित रूप से आप लोग कर लेंगे, तब जो है आपको काम करने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसकी शुरुआत करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यह आपको बताना चाहूँगा कि यह जनगणना मैं बार बार बोल रहा हूँ, जबकि कहीं पर जनगणना चीज़ की शब्द की चर्चा नहीं है। बिहार जाति आधारित गणना करने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन खैर इसको आप समझेंगे। इसके अंतर्गत यह आप 17 प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाने हैं और 17 प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाने हैं वह परिवार के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत चीज़ें उसमें वर्णित की जानी है। ठीक है, तो चलिए कुछ इसी तरह की मैं और जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि किन किन चीज़ों की बात यहाँ पर हम लोग को बताई गई और उसका आप इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार सही तरह से आप कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हैं वहाँ पर 17 प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको अधिकांश जो है वह कोड के साथ ही आपको भरना है। केवल नाम और ये पिता का नाम अगर छोड़ दें तो बाकी सब कॉलम में। देखिए, ये प्रपत्र जो है वो प्रपत्र हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जब आप लोग को कराई जाएगी, आपके अपने चार्ज पदाधिकारी के द्वारा यह आदेश निर्गत होगा बहुत जल्द ही, तो वहाँ पर आपको खुद जो है वह आपसे भराया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, प्रपत्र कैसे आप भरेंगे, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी अलग से। हालांकि इस संबंध में एक वीडियो मैं बनाया था, लेकिन उसमें एक चीज़ जो 4 कॉलम था वहाँ पर 4 क्वेश्चन संख्या 4 में 3 कॉलम थे, तो वो आयु से संबंधित था। और आयु से संबंधित अगर वो आप वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर सका था। तो वहाँ पर कुछ है नहीं, बस यह मान के चला गया है कि किसी भी व्यक्ति की आयु जो है वह 3 अंकों तक ही
अपेक्षित है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति की आयु जो है 100 के आसपास होती है, वह 3 अंकों में वह पूरा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु 4 है तो आगे 004 लिख दीजिए, 40 है तो 040 लिख दीजिए, इस तरह से उसको भरना था। उसके अलावा जितना भी चीज़ भरना था उसमें हमने बताया था कि कैसे ध्यान रखना है। और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं इसका एक अलग फिर से वीडियो अभी बनाऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। आगे हम लोग थोड़ा सा आज बात कर लें कि और किन किन चीज़ों के बात की जाएगी ट्रेनिंग में, और किन किन चीज़ों की जानकारी हम लोग को दी गई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वही 17 तरह के प्रश्न जो है यहाँ से ऊपर से नीचे तक की चर्चा यहाँ पर की गई है। हालांकि कॉलम संख्या 18 जो है वह आधार संख्या है, जो लिखा हुआ है स्वेच्छा से। अगर वो व्यक्ति देता है तो ठीक है दीजिए, और नहीं देता है तो उसको उसी प्रकार छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में जो है आप ज़्यादा ये कहते हैं ना कि कार्य करने के उद्देश्य से वहाँ पर किसी भी अभिलेख की मांग नहीं करेंगे, किसी भी अभिलेख की मांग नहीं करेंगे। और अभिलेख की मांग कब करेंगे? जब आपको लगता है कि यह जो जानकारी दे रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ आपको शक उत्पन्न हो जाता है, कुछ डाउट्स उत्पन्न होता है कि जो यह जानकारी दे रहे हैं वह गलत है, तब आप उनसे मांग कर सकते हैं। और एक कॉलम भी है, जाति सर्टिफिकेट का जो है वर्णन करना है। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी वहाँ पर छोड़ के निकला जा सकता है। लेकिन यह उनको स्पष्ट बता दीजिएगा कि यह जो है आपको घोषणा करना है। गलत जानकारी आप देंगे तो फिर जो है वह किसी भी प्रकार के साथ आपके साथ भी जो है सवाल जवाब पूछा जा सकता है कि आपने गलत ऐसा क्यों जवाब दिया है। लेकिन खैर उस सब विवाद में नहीं पड़ना है और खूब इजली तरीके से जो है इस कार्य को करना होगा, ठीक है ना। जैसे व्यवहारिक चीज़ें हर ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि आप जो है व्यवहार को देखते हुए भी काम करना कभी कभी आवश्यक होता है, ठीक है। नियम है और नियम के सापेक्ष चलना भी चाहिए। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर जो है व्यवहारिक ज्ञान ही काम देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर पहले भी बताया था कि 2 जो है वह कोड छोड़ करके 17 में से 15 प्रश्न का जवाब जो है आपको कोड से देना होगा। इस चीज़ की मैं मांग कर दिया हूँ। और यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है किसी अभिलेख की जो है मांग नहीं करेंगे। लेकिन कब मांग करेंगे? जब आपको लगे कि हाँ जो है वह प्रथम दृष्टया जो जानकारी दे रहे हैं वह गलत है, तब आप उसकी मांग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर गणना के प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणना के जो 17 कॉलम मैं पिछले इसके वीडियो में बनाया था, उन्हीं 17 कॉलम्स को विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से वहाँ पर बताया गया था। उन्हीं स्लाइड्स को मैं जो है एक PDF तैयार कर करके यह वीडियो अभी बना रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसी तरह की ट्रेनिंग जो है आपको आने वाले समय में दी भी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ गणना के प्रश्न जो है, पहला है आपको परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है, ठीक है। परिवार के सदस्यों का जैसे ही आप नाम लिखेंगे उसके बाद आएगा उसमें पिता या पति का नाम, दूसरा कॉलम में आएगा, ठीक है। तो फिर प्रधान, तीसरा कॉलम आएगा आपका परिवार के प्रधान से संबंध। अब देखिए यहाँ पर विकल्प जो है आपको दिया रहेगा कि किस प्रकार के संबंध है। यहाँ पर तो आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई कोड नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भी कोड नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नाम है, ठीक है ना, इसमें कोई कोड नहीं है। लेकिन 3 से जो है वह कोड शुरू हो रहा है, ठीक है। तो परिवार से प्रधान का जो है क्या संबंध है? अगर स्वयं प्रधान के बारे में लिखा जा रहा है तो 01, और पति पत्नी की बात की जा रही है तो 2। उसी प्रकार जो है 10 तरह के कोड जो है आप देख रहे होंगे, वो जो रहेगा वहाँ पर उसके अनुसार भरा जाएगा, ठीक है। अब परिवार के सदस्यों का नाम, उसके संबंध में क्या चीज़ें कही गई है। परिवार के देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ राम लिखे, उसके नीचे फिर राम लिखना है तो ऐसे कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो है वह नहीं करनी है। पूरा का पूरा जो है किसी भी कॉलम में इस प्रकार की चीज़ें जो है नहीं करनी है। आपको पूरा जो है वह नाम लिखना होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रपत्र आप भरेंगे उसमें हमेशा जो है आप देवनागरी लिपि लिखेंगे। किस में लिखेंगे? देवनागरी लिपि यानी हिंदी में लिखेंगे। और मोबाइल का जो ऐप होगा, आपको मोबाइल का ऐप में हमेशा
अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की स्पेलिंग की गड़बड़ी होती है, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, तो वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार ही चलना होगा। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्पेलिंग क्या होगा, तब आप उनसे लिख कर करके जो है उनका कोई डॉक्यूमेंट आप ले करके देख लें कि जो है किस प्रकार से लिखा गया है, उस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि परिवार के जो प्रधान हैं उनके अनुसार ही चीज़ें भरी जानी है। कभी कभी होता है कि दीपक अगर आपका लिखा हुआ है हिंदी में इस प्रकार, लेकिन इंग्लिश में जो है वह DIPAK ही वह लिखते हैं, तो उसी प्रकार हम लिख देंगे। ऐसा कोई ये नहीं है कि DEE करके ही वह चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह के जो है चीज़ें आपको कभी हो सकती है। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि जो है उसको इश्यू बनाना है। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो है चीज़ों को जो प्रधान कह रहे हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं वह सही दे रहे हैं, तो उनके अनुसार ही चीज़ें भरनी होगी। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि वो गलत दे रहे हैं, तब आप उनसे किसी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अब पिता और पति का नाम के संबंध में अगर आपको इस प्रकार दूसरा जो कॉलम है वो भरने के लिए आएगा, तो मान लेते हैं कि आप घर पे जाते हैं और पत्नी होती है वह आप पति का नाम नहीं बताती है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारे के यहाँ यह देखा जाता है, लोग पत्नी जो होती है अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं। तो वहाँ पर प्रेशर नहीं बनाना है कि नहीं आप बतेबे करिए, तो आप अगल बगल से भी वो नाम उनके बारे में पूछ सकते हैं। अगर वह बच्ची का नाम, मान लीजिए कि बच्चा है, बच्चा का पिता का नाम वह नहीं बताना चाह रहे हैं, तो एक केस तो ये हुआ कि वह नाम है लेकिन वो बताना नहीं चाह रही हैं, लिहाज कर रही हैं। एक होता है कि हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं लोग, उस लिहाज से तब आप दूसरे से पता कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भी मामले हो सकते हैं, हालांकि इस तरह की चीज़ों की संख्या बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन फिर भी अब बात स्वरूप ही जो है अगर मिले, तो वह यहाँ पर वर्णित की गई है बातें कि अगर ऐसा हो कि माता जो है पिता का नाम नहीं बताना चाह रहे हों, या कुछ इस तरह की स्थिति हो कि वह नहीं बता सकती हैं, तब आप वहाँ पर पिता या पति के नाम की जगह पर माता का भी नाम आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से। ठीक है ना। लेकिन अगर तीसरा जो बात है, अगर पति या पिता का मौत हो गया हो, तो उसके पहले स्वर्गीय या मरहूम शब्द का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ठीक है, वहाँ पर आप जरूर लिखेंगे, लेट लिखेंगे। लेट तो वहाँ पर इंग्लिश में जाएगा, और प्रपत्र भरेंगे तो स्वर्गीय लिखेंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब परिवार के प्रधान के साथ संबंध किस प्रकार का है उसकी बात करते हैं। परिवार कहते किसको हैं, तो यहाँ इस जनगणना के इस गणना के अनुसार परिवार उसे माना जाता है जिसका भोजन एक रसोई के अंदर बनता है, और वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उस परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और मैं देखिए यहाँ पर पहले से ही हाईलाइट कर चुका हूँ, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। ये सारा चीज़ आपको जो है वह प्रपत्र दिया जाएगा, खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उसको मैं यहाँ पर पहले से ही हाईलाइट कर दिया हूँ। ये चीज़ जो है आप ज़रूर देख लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवार की या व्यक्ति की गणना एक से अधिक स्थान पर नहीं हो। हालांकि इस चीज़ की चर्चा मैं पहले भी कर दिया हूँ, और ये जो चौथा कॉलम है इसी की मैं चर्चा जो है किया था, जिसको मैं कन्फ्यूजन था मुझे। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम है, मान लीजिए कि उसकी उम्र 40 है, तो 040 इस तरह से भर देना है। कुछ और इसमें समझने वाली कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, और इस हेतु जो है आप किसी भी प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे कि हाँ आप दिखाइए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके अनुसार 40 है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार डेटा फिट कर देना है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लगता है कि हाँ ये जुदे है 50 बरस के और कह रहे हैं कि हमको 30 भर दीजिए, तो ऐसा भी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिंग है तो अगर 01 है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो 02, और अगर थर्ड जेंडर है या इसके अलावे कोई है 1 और 2 छोड़ के, तो वो 3 में जाएगा, उसका 3 कोड भराएगा। ठीक है, वैवाहिक स्थिति जो है ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं खाली आपको बता दूँ, ये इसकी चर्चा मैं किया भी था।
और आपको 1, 2, 3 में किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत आसानी से समझेंगे। अविवाहित, वर्तमान में विवाहित, विधवा या विधुर, अगर जो है किसी कि पति का डेथ हो जाता है तो वह विधवा कहलाती है, किसी की पत्नी अगर डेथ कर जाती है तो उसको विधुर कहते हैं। और संबंध विच्छेद जो कॉलम संख्या 4 है उसको पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन पहले भी था, तो उस चीज़ को वहाँ पर क्लियर किया गया कि संबंध विच्छेद यानी कि अगर लीगली जो है संबंध अलग अलग हुए हैं, यानी कि डाइवोर्स वगैरह लीगल पेपर के आधार पर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तब उसको संबंध विच्छेद कहेंगे। और अगर एक धार्मिक प्रक्रिया के तहत अगर दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो वो 5 जाएगा, तलाकशुदा के अंतर्गत वो चीज़ें आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप हमको बताना अच्छा ज़रूरी लगा, इसके कारण जो है मैं यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है कॉलम संख्या 7वां जो है आपका प्रश्न पूछेगा कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो देखिए 0, 1 से लेकर करके 6 तक जो है वह यहाँ पर धर्म के अगेंस्ट में कोड दिया गया है। और 7वां जो धर्म है वह कहता है कि इस धर्म के अलावे कोई अगर आप धर्म मानते हैं तो 7 भरेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति कोई धर्म मानता ही नहीं है तो उसके जगह पर कॉलम संख्या 8 भराएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर इन 6 के अलावे कोई अगर मानता है तब वह 7 भराएगा, और कोई धर्म मानता ही नहीं है तो क्या भराएगा, 8 भराएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारा खेल जो हो रहा है, सारा कार्य जो हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको एक सूची दी जाएगी, उस सूची के आलोक में उसको देख करके ही आप भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर 215 तरह की जातियों की व्याख्या की गई है। हालांकि एक लेटर में 216 था, और मैं जैसा कि ऐप पर देखा तो वहाँ पर भी 216 दिखा रहा है। खैर उससे हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 215 हो 216 हो, वो अलग बात है। जो भी रहेगा उसका कोड जो सामने अंकित रहेगा, उस जाति का आप नाम वहाँ पर अंकित करेंगे और उसका कोड जो है वह अंकित करेंगे। और एप्लीकेशन में तो यह आपको सारा दिखेगा, आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है सारा जो है लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावे अगर आपको लगता है कि कुछ जो है इस तरह की चीज़ें हो गई है जिसको पर यहाँ पर से जो है नहीं मिल रहा है कोई जाति, तो आप अपने जो चार्ज पदाधिकारी हैं उनको इस बात की सूचना देंगे, और उसके बिहाफ में फिर जो है आगे की कार्रवाई होगी, ठीक है ना। इस तरह से जो चीज़ें काम करना चलेगा। हाँ, अब जो है हम बात करेंगे थोड़ा सा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एप्लीकेशन पे पुटअप करेंगे सारी डेटा को, तो वहाँ पे बड़ी सावधानी से आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको याद चीज़ें नहीं होगी, तो आपको आगे पीछे स्क्रॉल कर कर के जो है वह जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बड़ी ध्यान से कि कहाँ पर उसका कोड है। तो आप जब भी अपने ये कार्य के लिए जाएं किसी भी परिवार के बीच, तो निश्चित रूप से स्थिर होकर के जाएं और समय ले करके जाएं। हो सकता है वहाँ पर समय आपको लगेगा, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग को अनुभव हुआ है कि काम करने में थोड़ी सी जो है समय ज़रूरत होगी, थोड़ी सी सावधानी आपको मुस्तैदी दिखाना होगा, तब आप खूब आसानी से कर सकेंगे। ऐसा भी ये नहीं है कि काम जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है आपको मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप एक रिलैक्स मोड में और बहुत ही सिंसियर होकर के चीज़ों को जो है आप करेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी भी तो फिर जो है हम लोग उसका जो है प्रयास करेंगे कि वो समस्या का निदान किया जाए, कैसे होगा। और लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसको जो है इजी वे में ना लें, बहुत आराम से जो है चीज़ों को करें, गलती 0% हो इस तरह की चीज़ें आप करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ही ना पड़े। अब 9वां कॉलम जो आपको मिलेगा शैक्षणिक स्थिति की, तो उसमें 53 प्रकार के आपको विकल्प मिलेंगे। 53 तरह के जो है वह आपका शिक्षा से संबंधित कोड दिया गया है, उन्हीं कोड में से आपको जो है भरना है। एक चीज़
यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो व्यक्ति निरक्षर भी है ना, उनको निरक्षर न लिख कर करके पूर्व प्राथमिक का कॉलम जो है वह चुनना है। उसका कोड दिया हुआ है, उसके अनुसार ही चीज़ें करनी है। ठीक है, अब 10वें कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, कार्यकलाप की तरफ। कार्यकलाप यानी कि वह कौन सा कार्य करता है जीवन यापन के लिए। तो यहाँ पर 1 से लेकर के देख लीजिए, 1 से लेकर के 15 प्रकार के कोड हैं। कितने प्रकार के हैं? 15 प्रकार के। और यहाँ पर मैं आपको ये एक चीज़ अंतर दिखा रहा हूँ कि देखिए बीच में जो है वह 12 है, और उसके बाद 13 है विद्यार्थी के लिए, 14 है गृहिणी के लिए, और 15 जो है वह कुछ नहीं कहता है। यानी कि 12 तक जो विकल्प है ना, वह ये आपको काम करेगा आगे आय कितना हुआ उसका ये निकालने के लिए कि कितना वह कमा पाता है। जो व्यक्ति जैसे ही 13 होगा या 14 होगा या 15 कहलाएगा कि उसका कार्यकलाप जो है या तो 13 है या 14 है या 15 है, तो उसका इनकम जो होगा वह कुछ नहीं होगा। वो वहाँ पर 8 का चयन होगा। जब हम लोग चलेंगे उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पर इस चीज़ की चर्चा मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का डेटा आप फिट कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक अगर आप भरते हैं तो उसका इनकम कुछ ना कुछ ज़रूर होगा मंथली। ठीक है, और अगर 13, 14, 15 अगर आप चूज करते हैं तो उसका इनकम जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, यही मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ आपको आएगा कार्यकलाप में, जब आप भरेंगे कि दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, दूसरा कोड जो है मिलेगा कि संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करता है। तब आपको लगेगा, प्रश्न मन में दिमाग में आएगी बात कि संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करने का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट पहले से ही कर दिया हूँ कि भविष्य निधि अथवा या एवं कर्मचारी बीमा योजनाओं से आच्छादित अगर आप हैं, आप जहां कार्य करते हैं वहां पर भविष्य निधि का लाभ आपको मिलता है, या कर्मचारी बीमा योजना से आप जो है आच्छादित हैं, ठीक है ना, तो आप जो है संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। और इस कैटेगरी में देखिए यहाँ पर कुछ पहले हम लोग को बताया भी गया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय या गर्ल, कार्यपालक सहायक, ये सभी जो हैं संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सेम इसका अपोजिट तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि जब अगर ये नहीं मिलता है, आप भविष्य निधि या कर्मचारी बीमा योजना से आच्छादित नहीं है, तो वह जो है तीसरा जो कोड होगा असंगठित क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, वो कॉलम भराएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद इधर कुछ नहीं है विशेष। अब मैं चलता हूँ जहाँ पर जो है मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता है। वो देखिए यहाँ पर कार्यकलाप 12, इस चीज़ के मैं आपको बता रहा हूँ था अभी कि कार्यकलाप 12 तक जो है वह अन्य कार्य करता है, 11 जो है आपका दिया गया है, 12 जो है आपको उसके अलावे कोई काम करता है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस श्रेणी में जो है उस तरह के लोग आएंगे जो शारीरिक बीमार होंगे या काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं हो, वो ऐसे व्यक्ति को इसको अंतर्गत जो है वह रखा जाना है। कॉलम संख्या 13 कहता है कि जो विद्यार्थी है और पढ़ने का कार्य कर रहा है। अगर यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि पढ़ने के अलावा भी अगर वह कुछ कार्य करता है, घंटा 2 घंटा जैसे ट्यूशन पढ़ाता है या पार्ट टाइम कुछ कार्य कर रहा है, तो भी वह 13 के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन उसमें 13 ही भराएगा क्योंकि वह विद्यादान करने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो है उसका कार्यकलाप कर रहा है, कुछ अर्निंग कर रहा है तो वहाँ पर डालना है। ठीक है ना, विद्यार्थी वाला काम जो है मुख्य रूप से वहाँ पर फोकस किया गया है। कॉलम संख्या 14 भी जो है उसी प्रकार है। गृहिणी जो घर के कार्य में अपना लगी रहती हैं, वो कॉलम संख्या उसमें जो है 10 के अंतर्गत ऑप्शन कोड जो है वह 14 भराएगा। ठीक है, और उसी प्रकार ऑप्शन जो है आपका कॉलम संख्या उसी में 15 कब भराएगा, जब व्यक्ति शारीरिक मानसिक कौशल आदि के योग्य सक्षम न हो, योग्य हो, ठीक है, दृष्टिकोण से योग्य और सक्षम हो और काम की तलाश में लगा हो, फिर भी पिछले 4-5 सप्ताह में उसको किसी प्रकार का कार्य नहीं मिल पाया हो, तब उसको कहेंगे कि वह कुछ कार्य नहीं करता है।
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर आप समझिएगा, इसके में जो है यहाँ पर अन्य वाला में जो है क्या है कि वह काम करने में सक्षम नहीं था, ठीक है ना। 12 जो है 12 में यह भरना था कि अगर वह सक्षम नहीं है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी कारण में, तब उसमें अन्य जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर आप जो है सक्षम है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, काम कुछ नहीं उसको मिला है, तब वहाँ पर 15 जाएगा, ठीक है। अब आवासीय स्थिति की बात करते हैं। आवासीय ये कॉलम थोड़ा सा मैं आपको जोर दे करके बताना चाहूँगा, हालांकि इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको में हम हाईलाइट, हाँ यहाँ पर देखिए हाईलाइट किए हैं कि जो है क्या करना है। चलिए यहाँ पर जो है, हाँ आवासीय स्थिति देखिए, आवासीय स्थिति में जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आवासीय स्थिति जैसे जो पेरेंट्स का होगा, अगर एक छत का 2 या 2 से अधिक कमरा का मकान, तो या पक्का वाला, तो वो भी उसके बच्चे में भी वही जाएगा, पत्नी में भी वो जाएगा, या उसकी बेटी है तो सबके साथ वो जाएगा। लेकिन अन्य जो ऑप्शन रहेगा ना, वो ऑप्शन में आपका पिता का है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पत्नी का भी होगा। पत्नी का अगर है तब पत्नी में जाएगा, बेटी का है तो बेटी में जाएगा, बेटा का है तो बेटा में जाएगा, अदरवाइज जो इसका है उसी में जाएगा। लेकिन आवासीय स्थिति जो है आपका कॉलम संख्या 11, उसमें सब में जो भराएगा वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पिता का 2 कमरे का जो है वह मकान है और बेटी का जो है वह झोपड़ी का मकान है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि एक साथ लोग रह रहे हैं, इस कारण से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर इस चीज़ की चर्चा की भी गई थी, ठीक है। अब आवासीय स्थिति में एक चीज़ और आएगा, जैसे आवासहीन जो है वह, इसके लिए कॉलम 5 आपको कोड जो है वह दिया गया है, और इसमें माना किसको जाता है आवासहीन। आवासहीन की श्रेणी में वैसे परिवार रखे जाएंगे जिनके सर पर रात्रि विश्राम हेतु किसी प्रकार की छत नहीं हो, जिनके रहने की जगह कोई निर्धारित नहीं हो, ठीक है ना। यानी कि आप देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं तिरपाल लगाकर, प्लास्टिक लगाकर या टेंट लगाकर, वे लोग जो है इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अब अस्थायी प्रवास की स्थिति में क्या होगा, अस्थायी जो कॉलम संख्या 12 था उसमें 7 प्रकार के विकल्प आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत अगर व्यक्ति जो है या परिवार कह भी सकते हैं, व्यक्ति रूप से ही हमको ज़्यादा ये मतलब रखना है कि अस्थायी प्रवास की स्थिति अंकित की जानी है। और अस्थायी प्रवास किसको कहते हैं, देख लीजिए, कहता है कि 6 वर्ष कहते हैं, 6 माह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कब ये अंकित होगा कि 6 महीने तक या उससे अधिक, परंतु 1 वर्ष से कम अगर वह रहता है तो व्यक्ति जो है क्या कहलाता है, अस्थायी प्रवास की स्थिति में माना जाता है, ठीक है ना। और उसको लौट आने की संभावना है तो अस्थायी प्रवास की स्थिति में वह रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर प्रगणक होंगे उसके लिए लागू नहीं विकल्प 1 जो है वह ऑप्शन चुनेंगे। जब वहाँ पर आदमी है तब 1 चुनेंगे, लेकिन नहीं है तब जो है वह ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा कि परिवार की गणना कब नहीं की जाएगी, जब 1 साल से अधिक रहने की, 1 साल से जो है वह अधिक बाहर रहने की संभावना है और निकट समय में उसकी लौटने की संभावना नहीं है, तब जो है उसकी गणना नहीं की जाएगी। और 1 साल से कम समय है और उसकी लौटने की संभावना है तो उसकी गणना जो है वह कर ली जाएगी, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि अस्थायी प्रवास की स्थिति कुछ और है, उसको भी थोड़ा सा समझ लें कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार आकस्मिक कारणों से अस्थायी प्रवास में अन्य राज्य या देश में रहता है तो उनसे भी जो है आप वीडियो कॉल पर आंकड़ा प्राप्त कर करके प्रविष्टि कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि अगर व्यक्ति वहाँ पर नहीं है तो आप उसको वीडियो कॉल कर करके भी जानकारी ले सकते हैं, और उसके घर के जो भी सदस्य हैं उनके बिहाफ में जो साइन कर सकते हैं, पत्नी साइन कर सकती है, बेटा साइन कर सकता है, बेटी साइन कर सकती है, जो भी वहाँ पर उस लायक यह घोषणा करने में सक्षम हो, स्थिति को जो समझ रहा हो, उससे वहाँ पर हस्ताक्षर उनका आप ले करके डेटा जो है फिलअप कर सकते हैं, ठीक है।
ये इस तरह की सुविधा दी गई है। लेकिन याद रखिएगा कि वीडियो कॉल ही करना है, कभी भी जो है आप फ़ोन कर करके जो है यह नहीं करेंगे, इस बात की सिक्योरिटी ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब जो है कुछ और चीज़ें यहाँ पर मैं आपको चाहूँगा बताना कि वैसे व्यक्ति या परिवार जिन्हें प्रथम चरण में संक्षिप्त सूची में अंकित किया गया है, आप किए हैं, और द्वितीय चरण में जब आप जा रहे हैं करने के लिए तो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वहाँ पर उपलब्ध अगर नहीं है तो प्रपत्र में आप उनका नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे और आगे लिख देंगे कि व्यक्ति या परिवार नहीं रहता है, और सेम स्थिति जो है आप मोबाइल में भी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का जो है अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। कंप्यूटर्स और लैपटॉप से जो संबंधित था कि कंप्यूटर और लैपटॉप है कि नहीं, तो इसके अंतर्गत किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि मुखिया का, आप घर के जो मुखिया हैं उनकी बात हम कर रहे हैं और उनके सामने हम लिखते हैं कि हाँ इनके पास इंटरनेट के साथ लैपटॉप है, और उसके बाद जब दूसरे कॉलम में हम उनकी पत्नी का चर्चा करेंगे तो इसी कंप्यूटर को फिर पत्नी के नाम के साथ अंकित नहीं करेंगे। अगर पत्नी का अलग कंप्यूटर है तब हम एक लिखेंगे, अदरवाइज इनके सामने जो है हम नहीं लिखेंगे, यानी कि 3 लिखेंगे, 0 3 लिखेंगे। समझ रहे बात को। उसी प्रकार अगर बच्चा है तो बच्चा को लिखेंगे, उसके साथ अगर है कोई इंटरनेट के साथ कंप्यूटर या लैपटॉप तो उसमें 1 लिखेंगे। जिस तरह का कॉलम रहेगा उस तरह की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिता का है तो बेटा के नाम से भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मोटर यान के संबंध में क्वेश्चन संख्या 14 जो है हम लोग बात करते हैं। इसमें 6 प्रकार के विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी भी परिवार के पास जाते हैं तो उसके पास आप देखेंगे कि 2 पहिया वाहन है तो खूब आराम से 1 लिख दिए, 01 लिख दिए। 3 पहिया वाहन है तो 03 02 लिख दिए। ठीक है, उसी प्रकार जिसका जो कोड है वो आप भर देंगे। लेकिन आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास 1 पहिया भी वाहन, 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया भी वाहन हो। अगर इस तरह की चीज़ें अगर मिलती है, और जो स्वाभाविक है मिलेगी भी, नो डाउट कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, ऐसा है बहुत से लोगों के पास है कि सारे साधन हैं उनके पास, तो यह ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम चक्का का जो गाड़ी होगा ना उसी चीज़ को आप यहाँ पर कोड करेंगे। 6 चक्का से ज़्यादा है तो इसमें जो है कोड संख्या 5 भर देंगे, अगर कुछ नहीं है तो 06 भर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। और ये मैं फिर यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर मुखिया के नाम से जो है अगर हम लिखे हैं कि 3 चक्का का उसके पास गाड़ी है, कॉलम संख्या हम 02 भरे हैं कोड, तो वह उसके बच्चे या पत्नी के साथ भी वो नहीं भरेंगे। हाँ, अगर बच्ची और पत्नी के पास भी ये चीज़ें हैं तब आप भरेंगे, अदरवाइज जो है उसके कॉलम में 06 भराएगा, उनके पास कोई नहीं है ये भराएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉलम संख्या प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 में कहता है कि उनके पास कृषि योग्य भूमि कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 10 तरह के विकल्प हैं। अगर 0 है तो 1 भर दीजिए, अगर 0 से अधिक है और 50 डिसमिल से कम है तो जो है उसको 2 भर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर परिवार के सदस्यों के बीच में ज़मीन का, कृषि भूमि का अगर बंटवारा हुआ है तब वो लिखेंगे, अदरवाइज जो मुखिया के सामने लिखा जाएगा जितनी भूमि वो सारे में दर्ज नहीं होगा, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो है वह 0 होकर करके जाएगा। हाँ, अगर है अन्य सदस्यों के पास भी, जैसे बेटा के नाम से भी है, उसकी पत्नी के नाम से भी है, तो जिसके नाम से है उसको भर देना है। नहीं है तो मुखिया वाला चीज़ जो है वह सम में नहीं दर्शाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग मांग किया जा रहा है जानकारी। ऐसा नहीं हो कि परिवार का है, पिताजी का है तो बेटा का तो होबे करेगा, ऐसा सोच के नहीं भरिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि कृषि भूमि किसको कहते हैं। हालांकि ये बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा देखा कि चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भूमि जो होती है, जिस पर खेती होता है या खेती से संबंधित कुछ अन्य कार्य होते हैं, तो वह कृषि भूमि उसको मानी जाती है। ठीक है यार, इस कैटेगरी में जो है वह कौन कौन सी चीज़ आती है
तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लें, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि परिवार में अगर नहीं बटा है तो नहीं लिखेंगे, और बटा है तो फिर उसको लिख भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हैं वह डिसमिल में ही आपको मिली है, डिसमिल में उसका आप रूपांतरण कर लेंगे। आगे इसके पहले आप देखे थे कि जो है कोड जो है वह डिसमिल में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है 16वां जो क्वेश्चन है वह आवासीय भूमि से है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं उसकी बात की जा रही है, वहाँ पर कितनी भूमि है आपके पास उसकी बात की जा रही है। तो अगर आपके पास यहाँ पर शून्य लिखेंगे, यानी कि आप जो है आपके पास आवासीय भूमि नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, या जो है आप गैर आवासीय नहीं कर लीजिए उसको, आप मतलब आप अपना जो है आपका मकान या भूमि नहीं है, वो तभी ये संभव हो पाएगा। 0 से अधिक और 5 डिसमिल है तो आप जो है 0.2 भरेंगे। और फिर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग डाटा जाएगा। अगर पति के नाम से जो है अगर यहाँ ये कॉलम भरा रहा है तो पत्नी में यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कॉलम भराएगा, भरा भी सकता है, नहीं भी भरा सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पर फिर 0.1 भराएगा, उनके पास नहीं होगा तो 0.1 भरा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 16 में ही जो है कुछ और चीज़ की मैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा आपको दिखाया हूँ कि आवासीय भूमि से जो है क्या अभिप्रेत है, आवासीय भूमि का क्या मतलब होता है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, वैसी भूमि जो गैर कृषि हो, जिस पर कृषि नहीं होता, और वास हेतु योग्य हो, जहाँ पर कोई रह सकता हो। ठीक है ना, जिस पर परिवार निवास करता हो या भविष्य में निवास करने हेतु रखा गया हो, उसी को जो है आवासीय भूमि करें। यानी कि जहाँ पर आपका मकान बना हुआ है उसको आवासीय भूमि के रूप में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब सबसे अंतिम जो क्वेश्चन है 17, वह है मासिक आय आपकी कितनी है, सभी स्रोतों से कितनी है। और यहाँ पर मैं आपको पहले बताया था कि जो है गृहिणी, विद्यार्थी या अन्य के केस में जो है वह यह लागू नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको उसी समय बोला था कि यहाँ पर कोड जो है वह 0.8 भरा जाएगा, यानी कि कार्यकलाप जो आपका था उधर का 1 से 12 तक में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपकी कोई इनकम जनरेट होगी। और जो इनकम आपकी जनरेट होगी, जैसे 0 से अगर 6,000 तक अगर मासिक पाते हैं आप तो 1 भराएगा, और 50,000 से अधिक पाते हैं तो 7 भराएगा। जो कोड है उसमें उसको फिलअप कर देना है। ठीक है, ये कुछ जो चीज़ें थी इन्हीं सारे कॉलम्स को जो है वहाँ पर बताया गया था, और एक एक स्लाइड कर करके विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियो से आपको ज़रूर आपके जो ये कार्य हैं जाति आधारित गणना जो करनी है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह की ट्रेनिंग जो है आपको आने वाले समय में अपने ब्लॉग्स में भी आपको दिया जाएगा। जैसे मैं अपने ट्रेनिंग के आधार पर ही यह वीडियो अभी बना रहा हूं, ताकि आपको पहले से भी कुछ चीज़ें जानकारी हो जाए, और आप वहां पर और अगर इस वीडियो को देख करके कुछ डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो जहां आपकी ट्रेनिंग होगी वहां पर आप अपने मास्टर ट्रेनर से भी और चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ और चीज़ें आपको जानकारी लेनी होगी, कुछ समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ लाभ आपको इससे मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।